हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया प्लेटफॉर्म। माय नेम इज अतुल धीमान और आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सब्जेक्ट है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं हम लोग ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर, राइट। सो ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एज वी ऑल नो एग्जाम डेट भी निकाल चुका है यूपीएससी। सो अभी दिस इज द राइट टाइम टू मेक श्योर कि आपने जितना पहले एफर्ट लगाया है, जितनी मेहनत आपने पहले की है, बिकॉज अभिपीडिया ने बहुत शुरू से ही जिस दिन इसका एग्जाम नोटिफिकेशन आया था तब से लेके अभी तक वी वर वेरी कंटिन्यूस टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट। और अभी हम लोग दोबारा से इसको और ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि जितना स्टूडेंट है जो अभिपीडिया से जुड़ा हुआ है वो इस एग्जाम के अंदर बैठे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्जाम को क्लियर भी करे। सो मेक श्योर कीजिए ये जो टाइम है, अपकमिंग टाइम है, उसके अंदर आप पूरा एफर्ट लगाओ, कंसिस्टेंसी के साथ लगाओ। एंड मैंने जो बात की थी कुछ वीडियोज में पहले भी कि एजेस के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट सिलेबस है इस ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का, वो सिलेबस के अंदर जो है इंग्लिश है पार्ट ए के अंदर, और पार्ट बी के अंदर जो है वो 10 से 12 सब्जेक्ट्स हैं। अब वो 10 से 12 सब्जेक्ट में 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एजेस हैं। यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर दोज सब्जेक्ट्स, जो एजेस जिसको कह सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एचआरएम सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है ना, जिसका एकेडमिक फील्ड बीकॉम नहीं है, एमकॉम नहीं है, एमबीए नहीं है, उसने एचआरएम नहीं पढ़ा होगा, राइट। सो एचआरएम एक सब्जेक्ट है। उसके बाद अकाउंटेंसी है, राइट, अकाउंट्स जो है। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन है, आरटीआई है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ और 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको थोड़ी और ग्रिप पकड़नी पड़ेगी। तो कैसे आप कर सकते हैं? अभिपीडिया के साथ जोड़ के कर सकते हैं। We have the specific module courses also to complete these subjects, right? HRM का मॉड्यूल कोर्स है, अकाउंटेंसी का है, आरटीआई का है, और 2-3 सब्जेक्ट्स और भी हैं। मतलब सब्जेक्ट्स तो सारे ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वी हैव द मॉड्यूल कोर्स जो ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है। एक्सपर्ट फैकल्टी वहाँ पे उन्होंने कंटेंट डिलीवर किया है। तो बेस्ट पार्ट क्या कर सकते हैं आप, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दे रखा है। गेट योर डेज ऑल्सो, 7 डेज फ्री ट्रायल भी ले लीजिए और आराम से उस लेक्चर्स को देखिए, अपने को फाइंड आउट कीजिए कहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट के अंदर। एंड इफ़ यू फील इट कि हाँ मुझे करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो यू कैन एनरोल इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, अदरवाइज इट्स ऑल गुड टू गो, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स बिगिन विद द सेशन। देखिए मैं वो क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो बहुत ही अनकॉमन से सवाल होते हैं। तो वही अनकॉमन सवाल का जो सीरीज चल रहा है उसी में फर्स्ट सवाल जो है दैट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ आंध्रा महिला सभा। आंध्रा महिला सभा के अंदर कौन फाउंडर है थी, ठीक है। सो सबसे पहले है पंडिता रामाबाई, दूसरा है दुर्गाबाई देशमुख, थर्ड इज गायत्री देवी एंड फोर्थ इज सरोजनी नायडू, राइट। सो ये सवाल जो है मुझे इसका आंसर चाहिए आंध्रा महिला सभा। आंध्रा महिला सभा, आपने अगर थोड़ा बहुत भी फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा होगा तो पंडिता रामाबाई के बारे में सुना होगा 100%, सरोजनी नायडू के बारे में सुना होगा 100%। इन दोनों के बारे में शायद नहीं सुना हो या कम सुना हो। तो सवाल जो है इसी तरीके का है, तो जल्दी आंसर दीजिएगा एंड फिर देखते हैं हम लोग क्या आंसर हो सकता है इसका, राइट। जल्दी आंसर दीजिए। So I'm waiting for your answer. Okay. So आंध्रा महिला सभा का कौन फाउंडर था? इसमें आंसर जो है दैट इज नॉट पंडिता रामाबाई, इट इज सरोजनी नायडू। नहीं, इट इज नॉट सरोजनी नायडू, इट इज बेसिकली दुर्गाबाई देशमुख। यस, इट इज दुर्गाबाई देशमुख। गायत्री देवी भी नहीं है, दुर्गाबाई देशमुख है जो फाउंडर रही थी आंध्रा महिला सभा के। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इनके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी, उन चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाउंडर रही हैं आंध्रा महिला सभा की, क्लियर है। इनको पॉपुलरली बोला जाता था आयरन लेडी के नाम से। तो पहला सवाल तो यही बन जाता है, कितना कमाल का पॉइंट है कि आयरन लेडी किसको कहा जाता था? इनको कहा जाता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे? मद्रास
के अंदर सॉल्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। और सॉल्ट सत्याग्रह कब ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे देश के अलग अलग जगहों के अंदर? ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे सॉल्ट सत्याग्रह जो थे ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे भारत देश के अलग अलग जगहों पे, ठीक है। और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मद्रास के अंदर, और जब ऑर्गेनाइज किया था तब ये इम्प्रिजेंट हो गई थी, इनको जेल में बंद कर दिया गया था। एक और कमाल की चीज ये है कि इन्होंने एडिट किया है जनरल। कौन सा जनरल है? आंध्रा महिला जो है, इन्होंने जनरल एडिट किया था। एंड इन्होंने काफ़ी महिलाओं को बेसिकली इंस्पायर किया कि ये जो सोशल कंस्ट्रेंट है, महिलाओं के अगेंस्ट जो सोशल कंस्ट्रेंट होती हैं उनको जो है जो इम्पोज किया जाता है वो उसको पीछे हटाना है, हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है। वी हैव टू रिबेल अगेंस्ट दो सोशल कंस्ट्रेंट जो महिलाओं की तरक्की के हार्डल बनता है, राइट। ये क्लियर हो गया। अब एक और चीज है जो सरोजनी नायडू के ऊपर है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ या एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग ये चीजें, ताकि आपका क्लैरिटी हो जाए। ओके, सो इनको कहा जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आयरन लेडी किसको कहा जाता था मैंने अभी बताया, बट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? सरोजनी नायडू को। एंड शी वॉज द नेशनलिस्ट एंड पोएटेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राइट। इतना क्लियर हो गया। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की गाइडेंस के अंडर ही इन्होंने क्या किया? शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू पार्टिसिपेट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में she became the first woman to participate. She participated in the Dandi March with the Gandhi ji also, ठीक है। और प्रिसाइड किया इन्होंने कानपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1925, ठीक है। इतना आप याद रख सकते हैं। 1925 में इन्होंने कानपुर सेशन को प्रिसाइड किया। डांडी मार्च जो है इन्होंने गांधी जी के साथ सहयोग किया। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, पहली महिला रही टू बिकेम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, टू बिकम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। तो इतना आप याद रख सकते हैं। पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉज द नेशनलिस्ट एंड पोएटेस फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, राइट। तो इतना हमने रिकॉल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से जल्दी। Who established the Atmiya Sabha, a precursor in socio-religious reforms in Bengal? बंगाल में सबसे पहले रेनेसा आया। रेनेसा एक बहुत बड़ा जब चेंज आता है, ठीक है, तो बंगाल में ऐसा चेंजेस आना दिखना शुरू हो गए। फिर बॉम्बे में हुए, फिर मद्रास में हुए, ठीक है। सो बंगाल में जो रेनेसा आया, आत्मीय सभा स्टैब्लिश हुई, जो कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो देखने को मिलते हैं आपको, बहुत सारे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलते हैं। उन रिलीजियस मूवमेंट से पहले एक आत्मीय सभा थी। तो उसको किसने स्टैब्लिश किया? विवेकानंद जी ने, दयानंद सरस्वती, राम मोहन रॉय या अरबिंदो ने? अरबिंदो घोष, ठीक है। तो यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। फटाफट आंसर कीजिए, एकदम फटाफट। आई होप आपने चारों नाम सुने होंगे। विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या अरबिंदो? चलिए देखिए, आत्मीय सभा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। राजा राम मोहन रॉय, सो ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, राइट। अब देखिए, राजा राम मोहन रॉय, राजा बेसिकली इनका टाइटल था। दिस वाज द टाइटल given by Akbar II, given by Akbar II, ठीक है, given by Akbar II। अब राजा राम मोहन रॉय साहब जो थे, इन्होंने आत्मीय सभा जो है उसको ऑर्गेनाइज किया। एक इनफॉर्मल सा ग्रुप था, ऐसा बहुत ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं था। जहाँ पे क्या होता था, राम मोहन रॉय अपने ही विचारों जैसे लोगों के साथ शाम को अपने गार्डन में मिलते थे, बातचीत करते थे, मुद्दों के ऊपर डिस्कशन होती थी। और ये ग्रुप कहाँ बना? ऑब्वियसली बंगाल में बना, 1814 में बना, कोलकाता के अंदर, ठीक है। तो 1814 में ये ग्रुप एक छोटा सा इनफॉर्मल सा ग्रुप बना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिलोसॉफिकल डिस्कशन होती थी, डिबेट डिस्कशंस होते थे, सोशल रिफॉर्म्स के रिलेटेड जो है आइडियाज़ को डिबेट किया जाता था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
इस तरीके से। आत्मीय सभा बनने के बाद इसका थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वर्जन आपको देखने को मिलता है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है फाउंड की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? इज इट विलियम जोन्स, लॉर्ड कॉर्नवालियस, जॉन शॉर या वॉरेन हेस्टिंग? ठीक है, जल्दी बताइए किसने फाउंड की थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? कमाल की बात यह है कि ये चारों के चारों एक आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। वो आइडियोलॉजी कौन सी थी? वो आइडियोलॉजी थी ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी। ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट थे ये। ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो ओरिएंट्स की रिस्पेक्ट कर, ओरिएंट्स मतलब जो एशियन थे, इंडिया वाला कॉन्टिनेंट जो था, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, एशियन कॉन्टिनेंट के जो लोग थे उनका जो लिटरेचर था, उनकी जो चीज़ें लिखी हुई थी उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। कहते थे कि यार ये चीज़ ना बड़े कमाल की है, हमें अगर इंडियंस के ऊपर राज करना है, इवन इफ वी वांट टू रूल ओवर दीज पीपल, ओवर दीज कम्युनिटीज़ और इन इस रीजन के ऊपर कंट्रोल करना है, रूल करना है, देन वी हैव टू रीड देयर लिटरेचर, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम, राइट? ओके, तो विलियम जोन्स है, जॉन कॉर्नवालियस, जॉन शॉर या वॉरेन हेस्टिंग? ये सवाल मुझे जल्दी बताइए, क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सो यू हैव नेक्स्ट 5 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। And then we proceed further. Yes. चलो, सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विलियम जोन्स। इसका आंसर क्या है? विलियम जोन्स। क्यों? देखिए, विलियम जोन्स जो थे, सबसे पहली बात तो ये है, ये जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, फोर्ट विलियम इन बंगाल में, ठीक है, और एंशिएंट इंडिया के लिटरेचर को इन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये सोचा कि ये जो सारी लिटरेचर है, भारत देश की जो लिटरेचर है, इसको मैं ट्रांसलेट करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में, ग्रीक में ट्रांसलेट करना शुरू कर देते, ताकि जो इंग्लिशमैन है वो भी इस लिटरेचर को पढ़े और ये समझे कि इस लिटरेचर का सिग्निफिकेंस क्या है, या इस लिटरेचर से किस तरीके से हम लोग इन आम लोगों को रूल करने में आसानी हमारे लिए हो सकती है। एशियाटिक सोसाइटी उन्होंने स्टैब्लिश की, इन्होंने स्टैब्लिश की एशियाटिक सोसाइटी, जो स्टैब्लिश हुई 1784 में, ठीक है, बाय सर विलियम जोन्स, बाय सर विलियम जोन्स। और ये जो थे, इन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे क्या किया जा रहा था, सारी लिटरेचर को कन्वर्ट किया जा रहा था, ट्रांसलेट किया जा रहा था। इट वॉज ऑल्सो नोन एज, एशियाटिक सोसाइटी वॉज ऑल्सो नोन एज फाउंटेन हेड ऑफ ऑल लिटरेरी एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज। 1832 में, 1832 में क्या हुआ? द नेम वॉज चेंज टू एशियाटिक, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एंड अगेन इन 1936 में इसको रीनेम कर दिया रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब मैं आपको बताऊं ये सवाल मैं क्यों लेकर आया, दिस वाज आल्सो वेरी सिंपलिस्टिक सवाल, राइट? क्योंकि ऐसा सवाल पड़ा होगा, लेकिन आपको ये टेन्योर नहीं पता होगा कि इसी नाम को हमने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को रीनेम करके रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया, राइट? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एवरीवन नोज कि हाँ, विलियम जोन्स ने इसको सेटअप किया था, लेकिन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को बहुत कम कंफर्मेशन थी कि इन्हीं ने ही, इसी को रीनेम किया गया था। ये थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है आपकी नॉलेज का, तो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, राइट? चलो, नेक्स्ट इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड सुभाष चंद्र बोस इशूड हिज फेमस कॉल? दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो। कौन से प्लेसेस से सुभाष चंद्र बोस ने इशू किया अपना फेमस कॉल? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। रशिया, जर्मनी, इटली या सिंगापुर? रशिया से, जर्मनी से
इटली से या सिंगापुर से? यस, जल्दी बताइए। चलो, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट रशिया, जर्मनी, इटली, इट इज सिंगापुर। सिंगापुर से जो है बेसिकली इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब क्या था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, बहुत कमाल की चीज़ें हैं इनके बारे में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है, इट इज़ वेरी वेरी आई वुड से वो है, मतलब इट्स नॉट वेरी क्लियर इफ वी कंसिडर कि वो कितनी बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कुछ किताबों में एक बार लिखा है, कुछ किताबों में 2 बार लिखा है। ये ऐसा सवाल पूछा नहीं जाएगा, सिंपल ट्वाइस इसलिए है क्योंकि 1938 में हरिपुर सेशन था, वहाँ पे प्रेसिडेंट बने। त्रिपुरी सेशन में भी प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर उन्होंने वो सेशन जो है उस बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद द गांधी जी के बीच में और इनके बीच में थोड़ा मनमुटाव हो गया। गांधी जी चाहते थे कि एक पट्टावी सीतारमैया है, गांधी जी के ही फॉलोअर थे। गांधी जी चाहते थे कि 1939 में त्रिपुरी सेशन में वो जो है वो प्रेसिडेंट बने। सुभाष चंद्र बोस को तो वोट मिल चुके थे और वो बन चुके थे, लेकिन गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि पट्टावी सीतारमैया जो है उस सेशन में प्रेसिडेंट बने। तो मन मुटाव हो गया गांधी जी और बोस के बीच में, और बोस जो है छोड़ के चले गए इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने छोड़ दी इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनका कुछ और तरीका जो है उन्होंने पकड़ लिया फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो 1938 हरिपुर सेशन, 1939 त्रिपुरी सेशन, ठीक है। इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल से, ठीक है। बोस ने सेटअप की इंडियन लीजन इन बर्लिन इन 1941। याद रखिएगा, थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट होता है ये, याद रखना पड़ेगा आपको। इंडियन लीजन इन बर्लिन इन 1941 बोस ने सेटअप किया, ठीक है। फिर उसके बाद ही रीच जापानीज कंट्रोल सिंगापुर। वो कहाँ पहुंचे? वो सिंगापुर पहुंचे। बेसिकली क्या था, जर्मनी के साथ जो है पहले तो जर्मनी के हेल्प ली, ठीक है, बोस जी ने। फिर उसके बाद जर्मनी से भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, वो चले गए फिर सिंगापुर। सिंगापुर में जो था वो जापानीज ने कंट्रोल कर रखा था सिंगापुर को, ठीक है। फिर आगे जाके इन्होंने क्या किया, जब वो सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, ठीक है, और आगे अनाउंस किया आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का और इंडियन नेशनल आर्मी का ऑन 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को इस तरीके से इन्होंने फॉर्मेशन का नारा दिया, अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी, राइट। चलो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कौन जो है वो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनाइटेड किंगडम एट द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल इंडियाज इंडिपेंडेंस? एंथनी एडन, विंस्टन चर्चिल, रामसे मैकडोनल्ड या क्लेमेंट एटली? ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे यूनाइटेड किंगडम के एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? जल्दी बताइएगा। हाँ जी, यस। सो इसका आंसर क्या है? इट्स क्लीमेंट एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे यूनाइटेड किंगडम के जब इंडिया को आज़ादी मिली, ठीक है। सो इंडिया जो था वो डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, और इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, द एक्ट वाज नेम्ड एज इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। एक्चुअली जो माउंटबेटन प्लान था, ठीक है, सो माउंटबेटन प्लान जो है वही आगे जाके इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट बना 1947, और उसी को ही प्लान को ही पास करा दिया पार्लियामेंट में और वो एक्ट बन गया, ठीक है। चलो
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण 2। महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह किसके बिहाफ पे? चंपारण के किसानों के बिहाफ पे। किस लिए किया? क्योंकि अपोज द एक्सप्लॉयटेशन बाय द यूरोपियन प्लांटर्स अंडर द तीन कथिया सिस्टम। Second option is conduct a detailed inquiry into the condition of cotton sharecroppers in that region. Which of the following statement is are correct? First, second, neither first nor second only. जल्दी बताइए। तो महात्मा गांधी organized a सत्याग्रह on behalf of the peasants of Champaran to oppose the exploitation by the European planters under the तीन कथिया system. Yes, आंसर दीजिए। यस सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि यस तीन कथिया सिस्टम जो था उससे बहुत ज़्यादा पीजेंट्स जो थे वो परेशान हो चुके थे। सो ये तीन कथिया सिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही जो पीजेंट्स थे उनको अपोज करने के लिए ही गांधी जी जो थे ही वॉज देयर। ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज कंडक्ट अ डिटेल्ड इंक्वायरी इनटू द कंडीशन ऑफ कॉटन शेयर क्रॉपर्स इन दैट रीजन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Reason being, it wasn't a cotton sharecroppers, it was indigo. ठीक है, इट वॉज इंडिको प्लांटेशन जो जिसके ऊपर डिटेल इंक्वायरी चाहते थे गांधी जी अपने इस सत्याग्रह के बाद में। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज। सो व्हाट वी डू इज कि इसमें कौन सा सही है? इट इज फर्स्ट ओनली दैट इज करेक्ट। ठीक है। तो पहला ही सही है, सेकंड गलत है। अब देखिए क्या होता है कि चंपारण जो है उसके किसान बड़े ही परेशान हो गए होते हैं। चंपारण अपना नॉर्थ बिहार वाला एरिया है। ठीक है। जहाँ पे तीन कथिया सिस्टम लागू था। तीन कथिया सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे 20 पार्ट्स जो हैं किसी भी ज़मीन के जो 20वां हिस्सा है, 20 पार्ट्स हैं, उसमें से तीन पार्ट्स के अंदर आपको इंडिको जो है वो ग्रो करना पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी फॉर दी प्लांटर्स, जो मतलब जो किसान है उनके लिए मैंडेटरी है। 20 में से 3 हिस्सों में आपको इंडिको ग्रो करना ही पड़ेगा। दिस इज ऑल तीन कथिया सिस्टम। अब ये रूट कॉज था ट्रबल का, क्योंकि जब किसान स्टार्टिंग में इसको उगा रहे थे तब तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे ज़मीन जो है वो बंजर होना शुरू हो गई। इनकी ज़मीनें पहले बहुत उपजाऊ थी, लेकिन जैसे ही इंडिको प्लांटेशन हुई, इंडिको ग्रो करना शुरू किया, वैसे ही साल प्रति साल जो है इनकी जो ज़मीन थी वो बंजर होना शुरू हो गई। ऊपर से वो मतलब पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, तो किसान बड़ा परेशान हो गया था कि ये तीन कथिया सिस्टम और ये जो बाउंडेशन रखी हुई है इंडिको ग्रो करने की, ये ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है। ऊपर से प्राइस भी बहुत कम दिया करते थे ये लोग। ठीक है। एंड ऑलरेडी फिक्स्ड होता था। कई बार क्या होता था ना कि किसान की फसल उसने उगा दी, इंडिको ग्रो कर दिया, लेकिन ग्रो करते टाइम क्या हुआ, उसकी फसल खराब हो गई, खत्म हो गई। तो जो उसका आउटपुट है, उस फसल का आउटपुट है, वो कंसिडर नहीं किया जाता था। जब टैक्स लिया जाता, जब इनसे पैसा लिया जाता, वो कंसिडर नहीं किया जाता था। कंसिडर किया जाता कितने एरिया में वो इंडिको बोया गया है। आउटपुट क्या है, वॉट एवर डज नॉट मैटर, कितने एरिया में बोया गया है उस एरिया के हिसाब से पैसा मिलेगा इंग्लिश प्लांटर्स को। ये भी एक बड़ा ही ज़्यादा एक एक्सप्लॉइटेड एस्पेक्ट था। गांधी जी के पास गए एक राजकुमार शुक्ला करके, जो पीजेंट लीडर थे चंपारण के। तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास गए और उन्होंने बोला कि सर हमें प्लीज़ मदद कीजिए। गांधी जी चंपारण आए और गांधी जी जो थे जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ के जो थे, जिनका नाम था हेकॉक, WB हेकॉक, इन्होंने बोल दिया कि गांधी जी आप आगे आ नहीं सकते, क्योंकि आप आओगे तो बहुत इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, आप पीछे ही लौट जाइए। गांधी जी ने बोला मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया। गांधी जी आगे बढ़ते गए और गांधी जी को क्या कर दिया, गांधी जी को जेल में डाल दिया। और गांधी जी ने वहाँ से कमिट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं मानी। वहाँ से दैट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने किया। ठीक है। तो गांधी जी ने इस तरीके से शुरुआत की अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की थ्रू चंपारण सत्याग्रह। और फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ सरेंडरिंग ऑफ हिज टाइटल ऑफ सर बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ शंकर राम नगर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय।
ठीक है. सो इज इट पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट ऑफ 1919 टू सपोर्ट द MK गांधी इन अ सत्याग्रह मूवमेंट to protest against the event at Jallianwala Bagh and the martial law imposed in Punjab. Yes, बताओ क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? So, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि कब त्यागी थी? उन्होंने सर की उपाधि तब त्यागी जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना था अगेंस्ट द इवेंट ऑफ जलियांवाला बाग एंड मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन पंजाब. पंजाब में मार्शल लॉ लग गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था. उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने वो सर का टाइटल जो है वो वापस दे दिया, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लियर कि ये सर का टाइटल मैं लेके क्या करूँगा जब मेरे ही लोग जो है इतने परेशान हैं. ये नाइटहुड जिसको कहते हैं बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1918 में उन्होंने ये वापस कर दिया था टाइटल. नेक्स्ट इज द मूविंग स्पिरिट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 वॉज वॉट. सो जो मूविंग स्पिरिट है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 की वो क्या है? ख्वाजा नजीमुद्दीन, लियाकत अली खान, M.A. जिन्ना या आगा खान? The moving spirit behind the formation of Muslim League in 1906 was ख्वाजा नजीमुद्दीन, लियाकत अली खान, M.A. जिन्ना या आगा खान? सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है बिलीव नहीं है आपके लिए. सो ऑब्वियसली जिन्ना उस टाइम पे इतने हाइपर एक्टिव नहीं हुए थे, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात नहीं कर रहे थे. इनफैक्ट 1906 का तो टाइम वो है जब जिन्ना जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे रादर देन मुस्लिम लीग के मेंबर. ठीक है. लियाकत अली खान भी नहीं है, ख्वाजा नजीमुद्दीन भी नहीं है, इट इज़ आगा खान जो बेसिकली ही वॉज देयर. ठीक है. सो ही वॉज द नवाब ऑफ ढाका. ठीक है. सो मुस्लिम लीग बेसिकली बनी थी लीडरशिप किसकी? आगा खान की लीडरशिप, जो कि नवाब थे ढाका के, नवाब मोहसिन मुल्क, टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम. तो मोहसिन मुल्क थे नवाब, जो मोहसिन मुल्क है, आगा खान है, इन दोनों की उस लीडरशिप पे ये मुस्लिम लीग बनी थी. मुस्लिम लीग बनने का रीज़न क्या था? बहुत सारे फैक्टर्स थे दैट वर देयर बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. ब्रिटिश का पूरा रणनीति, ब्रिटिश का पूरा प्लान कि हाँ देयर शुड बी अ मुस्लिम लीग. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हु रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम्स, राइट. एजुकेशन मुस्लिम्स के कम्युनिटी के अंदर बहुत कम थी, कम एजुकेटेड मुस्लिम्स थे, राइट. मुस्लिम्स का जो डिसीजन लेने का जो सोवरेंटी थी वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी लॉस हो गई थी. नेक्स्ट इज रिलीजियस कलर भी मुस्लिम्स के अंदर बढ़ रहा था कि हम लोग मुस्लिम्स हैं, वो अलग हिंदू हैं, हम मुस्लिम्स हैं, इस तरीके से. एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया, जितना इंडिया बैकवर्ड हो रहा था उतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुस्लिम्स पे भी पड़ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे थे. ये सारे फैक्टर्स की वजह से ये सारी चीज़ें हुई. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फाइटिंग फॉर फ्रीडम वॉज नॉट द मोनोपोली ऑफ इंडियंस लिविंग इन इंडिया. In America flourished a movement of Indians which did excellent work. What was this party or movement known as? ठीक है. So fighting for freedom was not the monopoly of Indians living in India. America flourished. In America flourished a movement of Indians which did excellent work. What was this party or movement known as? Is it Ghadar Party, Revolutionary Party, Indian Independence League, Independence India Society? Yes. So the answer of this question is Ghadar Party. आपको पता है गदर पार्टी जो है वो इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, फाउंडेड बाय इंडियंस इन 1913 में. द पार्टी वॉज मल्टी एथनिक. क्यों? क्योंकि पंजाबीज, बंगालीज, सिख, हिंदू सब के सब थे, राइट. मेजरली यहाँ पे आपको दिखेंगे सिख लीडर्स गदर पार्टी के थे, मुस्लिम लीडर्स भी थे, सिख भी थे, सारे मिक्सअप थे. ठीक है. और द पार्टी वॉज हेडक्वार्टर्ड इन सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स. तो सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट में ये हेडक्वार्टर थी, राइट. क्लियर हो गया? चलो. सो इन टुडेज सेशन वी हैव कंप्लीटेड
important MCQs on Indian freedom struggle, and we want all of you to appreciate, to make sure you hit the bell icon of this channel and to hit the that like button also if you really like this session. If you want further lectures also, we would love to help you out in that zone also, and make sure you take the module courses. आप हमारे जो मॉड्यूल कोर्सेज हैं उनको देख लीजिए. ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप एनरोल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, नहीं. टेक द ट्रायल ऑल्सो. ट्रायल लेने के बाद if you are satisfied enough with the quality of content, with the PDF files, with the delivery of content, everything is structured, then you should go ahead with these module courses. And obviously test series are also there. Test series जो है वो भी है यहाँ पे, तो आप टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, ले सकते हैं, राइट. सो थैंक यू एंड कीप वर्किंग. थैंक यू.